नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 11,000 सालों के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो बिल्कुल एक फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार राख से उठी है। प्राचीन गुफाओं में रहने वाले इंसानों से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष खोज और चंद्रयान तक इस सभ्यता का उत्थान, पतन और पुनर्जन्म सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इन पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। अब देखिए, 11,000 सालों का इतिहास कोई छोटी बात तो है नहीं। इसमें बिना भटके आगे बढ़ने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे सभ्यता के उदय से, फिर चलेंगे स्वर्णिम युग की ओर, उसके बाद विदेशी आक्रमण और प्रतिरोध, मुगलों और मराठों का दौर, फिर उपनिवेशवाद से लेकर आज़ादी की लड़ाई और अंत में देखेंगे आधुनिक भारत का शानदार पुनरुत्थान। तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सभ्यता का उदय मेहरगढ़ की पहाड़ियों से लेकर सिंधु घाटी तक। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 9,000 ईसा पूर्व। जी हां, पूरे 9,000। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। बलूचिस्तान के पास मेहरगढ़ की पहाड़ियों में इंसान खानाबदोश जीवन छोड़कर दुनिया के पहले इंजीनियर और किसान बन रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि इतने हजार साल पहले भी ये लोग पत्थर की बारीक ड्रिल का इस्तेमाल करके दांतों का इलाज यानी डेंटिस्ट्री करना जानते थे। इतनी सदियों पहले इस तरह की वैज्ञानिक समझ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर करीब 3,500 ईसा पूर्व यही लोग उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़े और जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। करीब 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एक विशाल और पूरी तरह शांतिप्रिय व्यापारिक साम्राज्य था। इनकी सड़कें 90 डिग्री के ग्रिड सिस्टम पर बनी थीं और हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग शहरों में ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा था। ढकी हुई नालियों वाला इनका ड्रेनेज सिस्टम तो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर देता है। मोहनजोदाड़ो के स्नानागार को नेचुरल बिटुमेन से वाटरप्रूफ तक बनाया गया था। हालांकि इनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक रहस्य ही है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विशाल सभ्यता का अंत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि नदियों के रास्ता बदलने और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, स्वर्णिम युग, जहां बात होगी ज्ञान, शक्ति और दर्शन की। महाजनपदों और विशाल साम्राज्यों के इस दौर में भारत न सिर्फ आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान का ग्लोबल सेंटर बन रहा था, बल्कि मिलिट्री और इकोनॉमी के मामले में भी टॉप पर था। इस काल में हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ भेरी घोष यानी युद्ध की ललकार, तो दूसरी तरफ धम्म घोष यानी शांति की पुकार। ये विरोधाभास हमें सम्राट अशोक के उस ऐतिहासिक बदलाव में साफ दिखता है, जब कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख मौतों का नरसंहार देखने के बाद इस अजय विजेता ने अपनी तलवार हमेशा के लिए फेंक दी। उन्होंने तय किया कि अब वो दुनिया को युद्ध से नहीं, बल्कि अहिंसा और शांति से जीतेंगे। इस काल को गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग यूं ही नहीं कहा जाता। इसका सबूत इन महान साम्राज्यों की उपलब्धियों में छिपा है। कुषाणों को ही ले लीजिए। सिल्क रोड पर कंट्रोल करके उन्होंने अपार दौलत कमाई और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। बुद्ध की पहली इंसानी मूर्तियां भी इन्हीं के दौर में बनी। फिर आया गुप्त वंश, जो विज्ञान का युग था। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और दुनिया को बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दिल्ली का वो 1600 साल पुराना लौह स्तंभ, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, वो इसी युग का एक अजूबा है। और वर्धन वंश के समय तो नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का एक ऐसा ग्लोबल हब बन गया, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ मौजूद थे। ये सच में वैज्ञानिक प्रतिभा और बौद्धिक प्रभुत्व का एक बेजोड़ संगम था। खैर, समय कभी एक सा नहीं रहता। आते हैं तीसरे अध्याय पर, आक्रमण और प्रतिरोध, जब इस उपमहाद्वीप की हवाएं पूरी तरह बदलने लगी। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच चले 200 सालों के संघर्ष ने भारत को अंदर से काफी कमजोर कर दिया। इस आपसी फूट का सबसे बड़ा उदाहरण तराइन की त्रासदी है। 1191 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन अपने उसूलों के चलते उसे जीवन दान दे दिया। और इसके बाद हुआ एक बहुत बड़ा विश्वासघात। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए उसी विदेशी हमलावर से हाथ मिला लिया। 1192 में गोरी ने रात के अंधेरे में छल से हमला किया, चौहान को बंदी बनाया और अंधा कर दिया। हालांकि बाद में एक अंधे सम्राट ने अपनी शब्दभेदी बाण विद्या से गोरी का अंत जरूर किया, लेकिन ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि युद्ध की आदर्श नैतिकता और अपनों की गद्दारी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। नंबर 3, ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये उन महीनों की गिनती है जितने समय तक नालंदा विश्वविद्यालय का महान पुस्तकालय लगातार जलता रहा था।
बख्तियार खिलजी ने जब भारत के ज्ञान और आयुर्वेद की ताकत को देखा तो जलन के मारे इस पूरे विश्वविद्यालय को ही जलाने का फरमान सुना दिया। पूरे 3 महीने तक भारत के हजारों साल का ज्ञान, विज्ञान और शोध बस धू-धू कर जलता रहा। हमारा चौथा हिस्सा है मुगल और मराठा, बारूद के साम्राज्य और उनका फौलादी प्रतिरोध। साल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर की तोपों ने युद्ध का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया और यहीं से मुगलों का वर्चस्व शुरू हुआ। लेकिन यह वर्चस्व कोई एक तरफा नहीं था, इसे एक बेहद फौलादी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अपनी अस्मिता बचाने के लिए 16,000 वीरांगनाओं ने चित्तौड़ में धधकती आग में कूदकर जौहर कर लिया। महाराणा प्रताप ने महलों का सुख छोड़कर जंगलों में रहना पसंद किया, अपने बेटी को घास की रोटी खिलाना मंजूर किया, लेकिन अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके और हल्दीघाटी के युद्ध में भील आदिवासियों ने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए शाही सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटकर सामना किया। ये बलिदान आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। मुगलों का शासनकाल भारी विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ तो ताजमहल, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे जैसी अकल्पनीय भव्यता थी, जो अक्सर इतिहास की किताबों में हाईलाइट की जाती है। लेकिन वास्तविकता का दूसरा पहलू एकदम अलग था। आम जनता भयंकर गरीबी, भारी टैक्स और अकाल से जूझ रही थी। वास्तुकला की वो सारी भव्यता असल में भूखे किसानों और आम लोगों के पसीने और खून पर ही खड़ी की गई थी। लेकिन जब जुल्म की इंतहा होती है तो बगावत भी उतनी ही तेज होती है। छत्रपति संभाजी महाराज के ये शब्द इस बात का पक्का सबूत हैं। अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। औरंगजेब के सामने झुकने से साफ इनकार करने का नतीजा ये हुआ कि उन्हें 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन इस सर्वोच्च बलिदान ने मराठों के भीतर एक ऐसी आग जला दी जो एक अजय विद्रोह में बदल गई और जिसने अंततः मुगलों की जड़ें हिलाकर रख दी। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, उपनिवेशवाद से आज़ादी, वो सबसे गहरी रात जो सुबह से ठीक पहले आती है। मुगलों और मराठों के संघर्ष के बाद व्यापार के बहाने आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया और देश की इकोनॉमी को पूरी तरह निचोड़ दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध अपनों की गद्दारी की वजह से हारा गया और यहीं से देश की संपत्ति की लूट शुरू हुई। अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बेहतरीन मलमल बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे तक कटवा दिए। फिर 1857 में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई ने पहली बड़ी क्रांति की चिंगारी जलाई। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने तो पूरे देश में इंकलाब की आग ही भर दी। महात्मा गांधी के अहिंसा मार्ग से लेकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज तक अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार 1947 में स्वतंत्रता मिली। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ा दर्द लेकर आई थी। 14 और 15 अगस्त 1947 को सिरिल रैटक्लिफ नाम के एक अंग्रेज अफसर ने, जिसे भारत के भूगोल का कोई अंदाजा तक नहीं था, नक्शे पर एक लकीर खींच दी। इस एक लकीर ने लाखों लोगों को रातों रात अपने ही घरों में विदेशी बना दिया। खचाखच भरी ट्रेनें, विस्थापन का दर्द और खूनी नरसंहार, इन सब ने आज़ादी के जश्न को आंसुओं से पूरी तरह भिगो दिया। और अब हमारे सफर का आखिरी अध्याय, आधुनिक पुनरुत्थान, राख से फिर से उठता हुआ हमारा फीनिक्स। इतने भारी दर्द और बंटवारे के बाद दुनिया को लगा था कि ये देश अब शायद ही टिक पाए, लेकिन एक टूटे हुए देश के पुनरुत्थान का पहला कदम था ये नंबर 562। आज़ादी के वक्त भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। ये अंग्रेजों की चाल थी कि भारत कभी एक ना हो सके, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी शानदार कूटनीति से इन सभी टुकड़ों को एक धागे में पिरो दिया और आधुनिक भारत के उस अखंड मानचित्र का निर्माण किया जिसे आज हम सब बहुत गर्व से देखते हैं। और इसके बाद भारत ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जरा सोचिए, वो भारत जिसने अपने पहले रॉकेट के पुर्जे साइकिलों पर लादकर लॉन्च किए थे, उसी भारत ने 1974 और 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। और आज ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा है। ये वही भारत है जो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। सहस्त्राब्दियों के आक्रमणों, गद्दारियों और विशाल साम्राज्यों के उत्थान और पतन से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। इस कभी ना हार मानने वाली फीनिक्स सभ्यता का अगला अध्याय आखिर कैसा होगा? इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि एक सभ्यता कितनी बार गिरी,
बल्कि ये सिखाता है कि वो हर बार कैसे वापस उठ खड़ी हुई। और इसी विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। चीजों को सीखते रहें और गहराई से समझना जारी रखें।